म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने इसको चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट थे उसके साथ हमने इसको डिस्कस किया था। म्यूचुअल इंडक्शन, if two coils are placed closed with each other, then if we increase or decrease the current in primary coil, पहली वाली को प्राइमरी कहते हैं, दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल बोल देंगे। If we make any change in current flowing in primary coil, then an EMF is induced at the ends of secondary coil. If we make any change in strength of current in primary coil, then an EMF is induced at the ends of secondary coil, which oppose the change, in primary coil. प्राइमरी कॉइल में जो भी चेंज हो रहा था ये उसका अपोज करेगा, इंड्यूस्ड है। अगर हम प्राइमरी कॉइल की करंट को इंक्रीज करेंगे तो यहां जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने से जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो इस करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगी। ये इंक्रीजिंग करंट के लिए शो किया है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो इसके अपोजिट है। अगर यहां करंट डिक्रीज हो रही होगी तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी, एरो इधर आएगा और अब ये इसका सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी अब इसको। तो इस करंट को, प्राइमरी करंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो यहां जो इंड्यूस्ड करंट आएगी वो उसका बढ़ने का अप्रोच करेगी, और अगर इस करंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इसको डिक्रीज भी नहीं होने देगी, उसका भी अप्रोच होगा। तो वही इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है। अभी हम सेल्फ इंडक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर भी अपोज होता है एनी चेंज इन करंट। करंट के स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसका अपोज होता है। जब वो अपोज इसी कॉइल में होता है, अपनी ही कॉइल में जिसकी करंट उसी में अपोज होता है, तो सेल्फ इंडक्शन होता है। और जब ये अपोज कोई क्लोजली प्लेस्ड अदर कॉइल से होता है तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्शन, उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर ये अपोज अपनी ही कॉइल में हो तो सेल्फ इंडक्शन, दूसरी कॉइल में हो जो पास में रखी है तो म्यूचुअल इंडक्शन। फिर हम इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो अब आप ये समझ गए हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। सिंपली इसको डिफाइन करें, mutually induction is the property of two coils. Mutual induction is the property of two coils by virtue of which each oppose any change in current of other coil. अगर इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोज करेगी इसके इंक्रीज होने का, और इसमें करंट इंक्रीज होने लगे, इससे हम बैटरी कनेक्ट कर दें और इसका करंट इंक्रीज होने लगे तो ये वाली कॉइल अपोज करेगी इसका। ईच कॉइल अपोज एनी चेंज इन करंट ऑफ अदर कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन है। रीजन बेसिकली वही है जो हम अब तक डिस्कस करते आए हैं। जब हम इसका करंट इंक्रीज करते हैं, सेल्फ इंडक्शन में आपने पढ़ा था phi is proportional to I।
यहां पर दो कॉइल्स हैं तो मैं इसको I1 और Φ1 से रिप्रेजेंट करूंगा, दो कॉइल्स हैं। तो जब आप यहां से इसकी करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, करंट की स्ट्रेंथ को जब आप बढ़ाएंगे तो उससे इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा और ये फ्लक्स लाइंस पास में रखी इस कॉइल से भी पास आउट होने लगेगी। तो आप देख रहे हैं कि I1 को इंक्रीज करने पर Φ1 तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में दूसरी कॉइल रखी है। ये फ्लक्स लाइंस इसमें से भी एंटर, इसमें से भी पास आउट होंगी। Hence we can write Φ2 is also directly proportional to I1. Φ2 is also directly proportional to I1. Φ1 है वो तो ठीक है, हमने पहले पढ़ा सेल्फ इंडक्शन में। I1 के साथ Φ1 इंक्रीज होगा, ये ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में पढ़ लिया, जानते हैं। लेकिन I1 के साथ Φ2 भी इंक्रीज होगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन। Φ2 is also directly proportional to I1. Φ2 जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो M आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां से रिमूव किया था तो L आया था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस M को नाम दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन ये Φ2 सिर्फ एक टर्न का फ्लक्स है, ये जो Φ2 है सिर्फ ये एक टर्न का है, ऐसे एक टर्न। और हमारे पास कितने टर्न्स हैं? N2 टर्न्स, इसके टर्न्स N1 और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये N2। एक टर्न्स के Φ2 लिंक्ड है, एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है? Φ2। दो टर्न्स के साथ 2Φ2, 3 टर्न्स के साथ 3Φ2 और n टर्न्स के साथ nΦ2। यहां टर्न्स है कितने? N2। तो रिलेशन हो जाता है N2 Φ2 इक्वल Mi, N2 Φ2 इक्वल Mi1। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो N2 dΦ2 हो जाएगा M dI1, M dI, N2 dΦ2 इक्वल M dI। अकॉर्डिंग टू Faraday's law, अकॉर्डिंग टू Faraday's law, E2 था माइनस N2 dΦ2 अपॉन डी। एक्चुअली आपने पढ़ा है कि इक्वल माइनस N dΦ ओवर डी, लेकिन हमें यहां पर सेकेंडरी कॉइल के एंड्स पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फाइंड करना है। सेकेंडरी कॉइल पर यू हैव टू राइट 2। नाउ यू कैन रिप्लेस N2 dΦ2 विद M dI1 माइनस M dI1 अपॉन डी। ये आ गया बोल्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ का इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर्मूला आ जाता है E2 इक्वल माइनस M dI1 अपॉन dt। अब यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ dI1 अपॉन dt इज 1 एम्पियर अपॉन सेकेंड, dI1 अपॉन dt कितना है? 1 एम्पियर अपॉन सेकेंड। देन E2 इक्वल M। न्यूमेरिकली क्यों लिख रहा हूं? अभी नेगेटिव साइन छोड़ दिया है, इसको न्यूमेरिकली। तो यहां से आप M को डिफाइन कर सकते हैं। हेंस
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एम, हेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। टू का मतलब एट द एंड्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, हेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू induced EMF at the ends of secondary coil if the rate of change in current in primary coil, I1 का मतलब primary coil, if the rate of change in current in primary coil is 1 ampere per second। फिर से सुनेंगे, the coefficient of mutual inductance is numerically equal to induced EMF at the ends of secondary coil if the rate of change in current in primary coil is 1 ampere per second। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेंगे एम को, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल्स। Consider two plane coils of radius R1 and R2. Consider two coils of radius R1 and R2, where R1 is much less than R2. The condition R1 R2 से बहुत छोटा है, and current flowing in outer coil is I2. We have to calculate mutual inductance between these two coils। एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे के रेस्पेक्ट में F12 होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 with respect to 2 is denoted by M12 and mutual inductance of 2 with respect to 1 is denoted by M21, but M12 equal M21, that's why we can represent it with M। M12 और M21 लिखने की जगह हम सिंपल M का यूज कर लेंगे। मैंने आउटर कॉइल में करंट फ्लो कराई है, स्मॉलर कॉइल में करंट नहीं फ्लो करा, मतलब प्राइमरी कॉइल हमने I2 को माना है, 2 को। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम करंट इसमें फ्लो कराएं या इसमें कराइए सर ने, तो इसमें क्यों नहीं कराएंगे? क्या हम इसमें करंट I1 एज्यूम करके इसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हो? तो आंसर होगा यस, कर सकते हो, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, उनके बाद है क्या कि आपको फ्लक्स फाइंड करना होता है और उसमें जरूरत पड़ती है फ्लक्स के लिए फाई इक्वल बी ए से मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स फाइंड करते समय आपको फाई इक्वल बी ए से मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। तो इस जो बड़ी कॉइल है R2, बड़ी रेडियस वाली कॉइल है, ये सेंटर पर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करेगी, बहुत बड़े पार्ट में नहीं करेगी, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। इसलिए R1 को स्मॉल होना जरूरी है ताकि R1 के एरिया में जितना एरिया R1 कवर करेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बना रहेगा। अगर हम R1 में करंट फ्लो कराते हैं तो R1 का फील्ड R2 जितने बड़े रेडियस के एरिया से लिंक्ड करेगा और वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो कांस्टेंट फील्ड रखने के लिए हमें बड़ी रेडियस बिगर कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराना चाहिए और स्मॉलर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना चाहिए।
तो इस तरह हम निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल कॉइल। स्मॉल कॉइल की रेडियस r1 है, तो इसको φ1 से शो करेंगे। सपोज देयर आर n1 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1, देन वी कैन राइट n1 φ1 इक्वल b2a1। यही समझ लेना है आपको फ्लक्स फाइंड करना है वन कॉइल का, तो φ1 लिया, और वन कॉइल में n1 टर्न्स है, तो n1 φ1 हो गया। फ्लक्स फाइंड करना है वन कॉइल का, तो वन का एरिया A1 हो गया। लेकिन करंट तो इसमें है 2 में, तो फील्ड तो 2 का लेना होगा। इसमें करंट ही नहीं है जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो फील्ड लेना होगा आपको 2 का, यानी B2। समझ गए होंगे आप, इसको ध्यान रखना है। वन का फ्लक्स φ1, वन के टर्न्स n1, तो वन का टोटल फ्लक्स n1 φ1। वन का फ्लक्स के लिए वन का ही एरिया, लेकिन फील्ड 2 का, क्योंकि करंट उसी में। B होता है μ0 Ni/2r। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, इसका फॉर्मूला रहता है μ0 Ni/2r। 2 कॉइल है, तो यहां पर N2I2/2r2, 2 लगा दिया, 2 कॉइल। N1 φ1 होता है Mi2, पढ़ चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन में। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा N1 φ1 इक्वल Mi। तो आप ये N1 φ1 की जगह रख देंगे Mi2, I2 से I2 कैंसिल, तो M आ जाता है μ0 N2πr1/2r। ये आपके M की वैल्यू आई।